Good morning all of you. Welcome to the Lux Vision classes. आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 5 वीडियो है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 2 चरण में है। तो पहले हम प्रथम चरण देखेंगे। 19वीं शताब्दी में इटली जो है कई अलग अलग टुकड़ों में था। इसे एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में बहुत सारी समस्या थी। 19वीं शताब्दी में क्या था, इटली जो है बहुत छोटे छोटे पार्ट में था। इसे एक राष्ट्र के रूप में तोड़ने में बहुत सारी समस्या थी। क्या समस्या थी? इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। मतलब इटली जो क्षेत्र जो था कई पार्टों में टूटा था, उस पर विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, विदेशी राष्ट्रों का प्रभाव था। और इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम में जो है पोप का ज़्यादा प्रभाव था, ज़्यादा दबदबा था। और पोप अपने इच्छा अनुसार इटली का एकीकरण स्वयं करना चाहता था। मतलब पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो। इसके अलावा बहुत सारी आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी थीं। इन सारे कारणों से इटली में 19वीं शताब्दी तक जो है इटली का एकीकरण जो है अवरुद्ध रहा। लगभग 19वीं शताब्दी में फ्रांस में होने वाली घटना जैसे फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का सैन्य अभियान, इनने क्या किया, इटली में नवजागरण लाया। क्या लाया? इटली में लोगों में जो है एक नई सोच की जागृति उत्पन्न की। किस घटनाओं ने? फ्रांस में होने वाली घटना और नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने लोगों के मनपटल को बदल दिया। इटली विजय के बाद नेपोलियन इटली के सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन में गठित कर दिया। मतलब जो है इटली को जीतने के बाद नेपोलियन ने जो है इसे जो है 3 पार्ट में बांटा था। एक सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। किंतु 1814 में नेपोलियन के पतन और वियना कांग्रेस के बाद सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन को 2 गणराज्य में कर दिया गया। एक पिडमाउंट और दूसरा सर्डिनिया। यानी सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन, ये जो 3 जो गणराज्य हैं, इन तीनों गणराज्य को 2 गणराज्य में कर दिया गया, पिडमाउंट और सर्डिनिया। कब? नेपोलियन के पतन के बाद। इस घटनाओं से इससे क्या होने लगा, एकीकरण की दिशा में जो है काफी ज्यादा तेजी आई। इटली में 1820 में संवैधानिक सुधार, मतलब लोग चाहते थे कि जो है सामाजिक प्रणाली में जो है बदलाव हो, समाज जो है संविधान के अनुसार चले, शासन व्यवस्था संवैधानिक हो। इसलिए उन्होंने 1820 में संवैधानिक सुधार हेतु नागरिक आंदोलन किए। इसी क्रम में इटली के जो राष्ट्रवादी लोग जो थे, इन्होंने एक गुप्त दल का स्थापना किया और जिस गुप्त दल का नाम है कार्बोनारी। 1820 में संवैधानिक सुधार हेतु इटली के नागरिकों ने एक गुप्त दल की स्थापना की, जिस गुप्त दल का क्या नाम है? कार्बोनारी। और इस कार्बोनारी का सदस्य मेजनी भी था। ये कार्बोनारी दल क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। मतलब छापामार युद्ध होता है कि जो है जंगल और झाड़ी में छुपकर जो भी राजा के सैनिक हैं या जो भी राजा के मंत्रीगण हैं, उन पे जो है धावा बोला जाता था, वार किया जाता था। इसी को बोलते हैं छापामार युद्ध। मतलब झाड़ी में छुप के जो है हमला किया जाता था राजा के सैनिकों पर। तो कार्बोनारी जो है, कार्बोनारी के जो नागरिक जो थे, ये छापामार युद्ध कर रहे थे। ये छापामार युद्ध के द्वारा जो है राजतंत्र को नष्ट करना
और राजतंत्र मतलब राजा का जो समाज, राजा का जो व्यवस्था जो होता है उस व्यवस्था को जो है हटाकर ये जनता का शासन लाना चाहते थे। मतलब राजतंत्र को समाप्त करके ये कौन सा व्यवस्था लाना चाहते थे? गणराज्य, मतलब जनता की शासन लाना चाहते थे। इसलिए वहाँ के लोगों ने 1820 में संवैधानिक सुधार हेतु नागरिक आंदोलन किए और नागरिक आंदोलन द्वारा जो है कार्बोनारी का गठन किया गया और कार्बोनारी दल के कुछ लोग जो है छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से 1830 में इटली में फिर से नागरिक आंदोलन शुरू हुए। एक नागरिक आंदोलन हुआ आपको 1820 में और दूसरा नागरिक आंदोलन फिर से शुरू हुआ फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से 1830 में। मेजनी ने इस आंदोलन के सहयोग से इटली का एकीकरण करना चाहा, अतएव इसने उत्तरी एवं मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित किया। मेजनी ने नागरिक आंदोलन जब चला था तो मेजनी ने उसी क्रम में उत्तरी एवं मध्य इटली का एकीकरण करने का मन बनाया और इसे एकीकरण करके जो है उत्तरी एवं मध्य इटली में एकीकृत करके दो गणराज्य स्थापित किया। मेजनी ने क्या किया कि नागरिक आंदोलन के सहयोग से उत्तरी एवं मध्य इटली को जो है एकीकृत कर वहां गणराज्य स्थापित किया। क्या स्थापित किया? गणराज्य स्थापित किया। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, जिसने वियना सम्मेलन बुलाया था और वियना सम्मेलन की मेजबानी भी की थी 1815 में, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने ये नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया और इस तरीके से जो है मेजनी इटली पलायन कर गया। मेजनी यह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इसमें जो है आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। मतलब जो है ये ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी था, मतलब ये समाज के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन जो है लोगों से कैसा व्यवहार करना था, व्यवहारिक गुण इसमें कम थे। सन 1831 में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। मेजनी ने 1831 में यंग इटली संस्था का निर्माण किया। यंग इटली का उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था। मतलब जो है विदेशी प्रायद्वीप, यंग इटली का उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को क्या करना था? समाप्त करना था तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। यंग इटली का उद्देश्य क्या था? इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना और एक संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। मतलब इटली जो है कई पार्टों में जो बटा है उन सभी को जोड़कर एक गणराज्य बनाया जाए। इसीलिए मेजनी ने यंग इटली संस्था की 1831 में निर्माण की। फिर 3 साल बाद सन 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यंग यूरोप की स्थापना की और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करना था। यंग यूरोप का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करना। और यंग इटली का उद्देश्य क्या था? विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। वहीं यंग यूरोप की उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करना। सन 1848 में जब फ्रांस और पूरे यूरोप में जब क्रांति का जब लहर आया तो मेटरनिख को डर के मारे ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। हमने बताया था कि 1830 में जब नागरिक आंदोलन जब चल रहे थे तो उस नागरिक आंदोलन को ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया और इसके कारण जो है मेजनी इटली पलायन कर गया। लेकिन उसके बाद इटली में पुनः आगमन के बाद मेजनी
संपूर्ण इटली का एकीकरण चाहता था। मेजनी चाहता था कि जो है संपूर्ण इटली का एकीकरण हम करें, जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट ये चाहता था स्वयं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। मतलब एक तरफ मेजनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हम करें, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चाहता था कि इटली का एकीकरण हम करें, और इटली के प्रांतों का विलय चाहता था। वहीं जो है पोप चाहता था कि जो है इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो। तो इससे क्या हो गया, इटली के एकीकरण का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध रह गया। इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध रह गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया, जिसमें चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। बाद में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने इटली के कुछ पार्ट पे, कुछ हिस्सों पे आक्रमण किया, और इस आक्रमण के दरमियान चार्ल्स एल्बर्ट क्या हो गया, हार गया। चार्ल्स एल्बर्ट जो इटली का शासक था वो क्या हो गया, सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था हार गया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के जनवादी आंदोलन ठप हो गए। अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि जो इटली में जो भी आंदोलन जो चल रहे थे उसको इसने क्या कर दिया, रोक दिया, और इस प्रकार फिर से मेजनी पलायन कर गया इटली। अब हम देखेंगे एकीकरण का दूसरा चरण। तो 1848 तक इटली का एकीकरण लगभग जो है असफल रहा, किंतु वहां नागरिक आंदोलनों के कारण लोगों में अभी तक जन जागरूकता आई थी, क्योंकि जो है 1820 के नागरिक आंदोलन, 1830 के नागरिक आंदोलन, फिर 1848 तक इटली का एकीकरण के लिए नागरिक आंदोलन। तो इन सारे कारणों से जो है अब लोगों में जो है जन जागरूकता आ चुकी थी। लोग भी अब चाह रहे थे कि जो है राजतंत्र समाप्त हो, और राजतंत्र समाप्त कर जो है गणराज्य की स्थापना हो। इसीलिए इटली में सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल के प्रयास से इटली का एकीकरण कार्य जारी रहा। अब सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था, पहले चार्ल्स एल्बर्ट था, चार्ल्स एल्बर्ट के बाद नया शासक कौन बना, विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल ये जो राष्ट्रवादी था, ये एकीकरण चाहता था, और इसके प्रयास से इटली का एकीकरण का कार्य क्या हुआ, जारी रहा। विक्टर ने क्या किया, अपने नीति को कार्य में लाने के लिए सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल ने अपने नीति को क्रियान्वयन करने के लिए काउंट काउर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काउर को क्या नियुक्त किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। काउंट काउर कौन था, एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो है ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काउर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, इसीलिए इसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती की। किससे दोस्ती की, फ्रांस से दोस्ती की। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउर ने फ्रांस की ओर से सम्मिलित होने की घोषणा की। मतलब काउर ने जो है फ्रांस की मदद की, जबकि इसके लिए फ्रांस ने मदद की मांग भी नहीं की थी। इसका लाभ ये हुआ कि युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। लाभ क्या हुआ कि पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ साथ किसको बुलाया गया, पिडमाउंट को बुलाया गया। और इस सम्मेलन में काउर इटली में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप को गैरकानूनी सिद्ध कर दिया। काउर ने क्या किया, इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी सिद्ध कर दिया, जिसके कारण पूरे यूरोप का ध्यान जो है इटली पर गया। पूरे यूरोप का ध्यान कहाँ गया, इटली पे गया। इस प्रकार काउर ने अपनी सफल कूटनीति से इटली की समस्या को जो है पूरे यूरोप की समस्या बना दी। काउर ने क्या की, अपनी नीति से इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी। बाद में काउर ने नेपोलियन 3 से संधि की। किससे संधि की, नेपोलियन 3 से, जिसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य मदद देने का वादा किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य मदद देने का वादा किया। बदले में काउर ने फ्रांस को सेवाएं तथा नीस रियासत देने की बात की। काउर ने क्या किया, फ्रांस तथा सेवाएं नीस रियासत देने की बात की। फ्रांस ने काउर को ये आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की जनता जो है
जनमत संग्रह के आधार पर मिलना चाहे तो मिल सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, वो इस बात का विरोध नहीं करेगा। निजी तथा सेवाएं फ्रांस को देने के कारण जो है इसकी आलोचना की जाती है, परंतु यह सत्य था कि जो है फ्रांस के मदद के बिना जो है इटली का एकीकरण असंभव था। एक बार इसको फिर से समझते हैं। काउर कौन था? काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ था, ये राष्ट्रवादी था और ये इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो है ऑस्ट्रिया को मानता था। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउर ने जो है फ्रांस की ओर से सम्मिलित होने की घोषणा की और जिसका लाभ जो है युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ जो है पिडमाउंट को भी बुलाया गया था। इस सम्मेलन में काउर ने इटली में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप को गैरकानूनी सिद्ध कर दिया और इस प्रकार काउर जो है अपनी समस्या को जो है यानी इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। आगे काउर ने नेपोलियन 3 से संधि की। काउर ने क्या किया? नेपोलियन 3 से संधि की और इसने नेपोलियन 3 से संधि की जिसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य मदद देने का वादा किया। फ्रांस ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य मदद देने का वादा किया। बदले में काउर ने भी फ्रांस को सेवाएं तथा रियासत देने की बात की ऑस्ट्रिया को। फ्रांस ने काउर को आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासत जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट में मिलना चाहे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। निजी तथा सेवाएं फ्रांस को देने का आश्वासन के कारण जो है काउर की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जाती है, परंतु यह सत्य है कि फ्रांस के मदद के बिना जो है इटली का एकीकरण असंभव था। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।